हेलो स्टूडेंट, मैं एके सर। आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के बारे में, प्रकाश के परावर्तन। हम इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दिए थे, होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। इसको आज हम लोग बनाने वाले हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे क्लास को। तो आई होप मुझे ऐसा है कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो चलिए चलते हैं, हम न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बनाते हुए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री को कोण पाती है तो समझिएगा। देखिए ये मेरा कोई है परावर्तक सतह है, राइट। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ, हम क्या बोल रहे हैं कि आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ये देखिए आपतित किरण, ये हमारा आपतित किरण हुआ, ये वो परावर्तक सतह। तो क्वेश्चन कर रहा है कि यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री के कोण पर आ रही है, परावर्तक सतह के साथ 30 डिग्री के कोण पर आ रही है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करिए। देखिए क्या करिए, आने वाली किरण आपतित किरण टकरा कर फिर चली जाती है और इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए, ये मेरा आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तक सतह के साथ आपतित किरण 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है। तो हमें पूछा है परावर्तन कोण का मान, मतलब इसका आर का मान और विचलन कोण का मान कहते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक चीज देखता होगा, ये हमारा एक लंब है। हम क्या करते हैं कि जो ये सतह होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर इस तरह 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पूरा 90 डिग्री का बन रहा है, जिसमें से इतना मेरा 30 डिग्री, देखिए समझिएगा अच्छे से, ये मेरा पूरा 90 डिग्री है, ये जिसमें से 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया। तो सबसे पहले इतना हम लोग लिखेंगे कि दिया है आपतन कोण, आई बराबर कितना आया है मेरा, आपतन कोण 60 डिग्री आ गया कि नहीं, आपतन कोण 60 डिग्री आ गया। तो क्या करना है, ज्ञात करना है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना है, मतलब आर बराबर वाट और विचलन कोण, क्या, विचलन कोण कोष्ठ में लेमडा वाट। ये दोनों हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा क्या करेंगे, आपतन कोण का मान निकाल के, पहला क्वेश्चन परावर्तन कोण का है, तो परावर्तन कोण हम लोग एक चुटकी में निकाल सकते हैं। आपतन कोण का मान हमें 60 डिग्री आ गया, तो परावर्तन कोण का क्या मान नहीं निकल सकता है। हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण के परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो समझिए क्या लिखेंगे अब, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा परावर्तन के नियम से लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान यहाँ पर 60 डिग्री दिया है और आर, मतलब आर बराबर मेरा 60 डिग्री आ गया, आर बराबर 60 डिग्री मेरा आ गया। मतलब पहला क्वेश्चन परावर्तन कोण का निकाल गया, बहुत ही इजी था। अब दूसरा क्वेश्चन है विचलन कोण। विचलन कोण कोष्ठ में लेमडा, लेमडा बराबर सूत्र क्या होता है, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i हम बोलते हैं आपतन कोण है। आपतन कोण का मान हमें यहां पर निकाला है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 180 माइनस 60 दूना के 120, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये मेरा हुआ विचलन कोण का मान, समझ गए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए परावर्तन कोण का मान मेरा 60 डिग्री आ गया और विचलन कोण का मान 180 डिग्री। विचलन कोण के मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है आई का मान, आपतन कोण का मान, क्योंकि फॉर्मूला में हमारा आई है आपतन कोण। जब तक से आई नहीं निकलेगा हम नहीं बना सकते हैं, विचलन कोण का मान निकलेगा ही नहीं। तो हम सबसे पहले आई का मान निकाल दिए। यह हमारा पूरा 30 डिग्री आपतित किरण परावर्तक सतह के साथ आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, राइट, 90 डिग्री का, जिसमें से इतना 60, तो ये पूरा मेरा इतना मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, ये मेरा था कल का ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ गए। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, समझिएगा अच्छे से।
अब जो क्लास स्टार्ट होने वाला है टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है, समझिएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक की ओर, जो बहुत ही जानदार टॉपिक है और उससे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, समझिएगा। अब एक टॉपिक है जिसका नाम है समतल दर्पण, जिसका नाम है क्या? समतल दर्पण नाम है। तो हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के बारे में, समझिएगा। क्या टॉपिक है? समतल दर्पण। यह है क्या मेरा? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण आप लोग कहाँ देखे होंगे? समतल दर्पण आप लोग देखे होंगे सैलून में, जो बड़े बड़े सैलून में होते हैं, बड़ा बड़ा जो शीशा लग रहा है, तो वो मेरा क्या होता है? समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण कहने का मतलब क्या होता है? तो समतल दर्पण कहने का मतलब ही होता है कि जिसका एक सतह मतलब क्या हो? समतल हो। हम लोग देखते हैं उसमें एगो सतह क्या होता है? एकदम चिकना होता है। तो वही मेरा क्या होता है? समतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सैलून में जो बड़ा वाला रहता है क्या समतल दर्पण, उसका एक और खाली हम लोग को दिखता है, दूसरा और क्या होता है? कलई क्या होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है? समतल दर्पण में खास बात ये होता है कि वैसा समतल सतह जिसका कोई एक सतह कलई किया हो गया। तो हम लोग देखेंगे जब सैलून में जो बड़ा वाला लगा रहता है दर्पण शीशा, उसका एक सतह और तो हम अपना फेस देख सकते हैं, लेकिन दूसरा सतह जो होता है कलई किया रहता है, उस तरह हम लोग नहीं देख सकते। तो समतल दर्पण को कैसे लिखेंगे कि वैसा समतल सतह जिसका कोई एक सतह कलई किया होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? हम जो सैलून में देखते हैं जो दर्पण, उसका एक और अपना फेस देख सकते हैं और दूसरा और जो होता है नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दूसरा और हमारा किया रहता है, कलई किया होता है। समझ गए? तो समतल दर्पण में एगो सतह क्या हुआ था? कलई किया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण के बारे में जो जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने वाले, जो हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा भी है हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो अब जानेंगे क्या? समतल दर्पण की विशेषता के बारे में। किसके बारे में? समतल दर्पण के विशेषता। समतल दर्पण के विशेषता को अब हम लोग जानने वाले हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है। तो किसके बारे में जानेंगे? समतल दर्पण के विशेषता के बारे में। देखिए पहला इसका विशेषता क्या कहता है, पहला विशेषता हमें क्या कहता है, समझिएगा। पहला विशेषता होता क्या है? समतल दर्पण में खास बात ये होती है कि समतल दर्पण में अगर हम कोई भी क्या देखिए ये मेरा मान लेते हैं समतल दर्पण है, ये कोई मेरा क्या है? समतल दर्पण। यहां से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहां ये मेरा क्या है? कोई समतल दर्पण है, मान लेते हैं ये मेरा क्या है। तो देखिए समतल दर्पण में क्या बड़ी बात होती है, समझिएगा। ये मान लेते हैं मेरा समतल दर्पण है, मान लेते हैं हम समतल दर्पण से, ये मेरा समतल दर्पण है, मान लेते हैं हम समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। किसकी दूरी पर? 5 मीटर के दूरी पर स्थित है, खड़ा। समतल दर्पण के आगे हम 5 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, तो मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण के ठीक पीछे ही बनेगा, मेरा 5 मीटर की ही दूरी पर। जितना दूरी पर खड़ा है इसके आगे, उतना ही दूरी पर पीछे मेरा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण का। तो देखिए क्या कहता है कि इस तरह कहेंगे कि समतल दर्पण से वस्तु जितना
ही आगे स्थित होता है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर पीछे बनता है, पीछे बनता है। समझ में आ गया? समतल दर्पण से हम जितना दूरी आगे खड़ा रहेंगे उतना ही दूरी पे मेरा प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ? पीछे, समतल दर्पण के पीछे बनेगा। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब आभासी प्रतिबिंब हमारा बनता है। तो लिखेंगे समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरा समतल दर्पण पे। समझ में आ गया? तो तीसरा को अब हम लोग जानते हैं कि तीसरा होता क्या है समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की और विशेषता है यह है कि समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग समतल दर्पण में ये देखेंगे कि मान लेते हैं हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो हमें शीशा में क्या दिखेगा? सीधा हाथ दिखेगा। मतलब हमारा अगर लेफ्ट हाथ उठाते हैं, अपना लेफ्ट हाथ हम अपने शीशे में उठाते हैं तो मेरा क्या होगा? हमको दिखेगा शीशा में राइट हैंड हमारा दिख रहा है, तो उसी को कहते हैं पार्श्विक रूप। तो इसको कहेंगे समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। देखिए समतल दर्पण में और क्या होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी तो होता है। आभासी होगा जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा। इतना हो गया। चौथा बात मेरा समतल दर्पण में क्या कहता है? समतल दर्पण यह कहता है कि देखिए ये मेरा समतल दर्पण है, देखिए, और समतल दर्पण में हम फेस अपना देखेंगे, हम 5 फीट का हैं तो मेरा प्रतिबिंब भी कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। मतलब समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो वस्तु दूरी जितना है, मतलब कहने का मतलब है कि समतल दर्पण में वस्तु जितना ही बड़ा रहता है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। तो लिखेंगे समतल दर्पण में वस्तु जितना ऊंचा होता है प्रतिबिंब भी उतना ही ऊंचा बनता है। समझ में आ गया? अगर हम 5 फीट का हैं तो मेरा प्रतिबिंब भी कितने फीट का बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। और इसके आगे और हमारा दर्पण है, इसकी विशेषता तो हम क्या बताएं कि हम मान लेते हैं समतल दर्पण पर फेस दिख रहे हैं, हम 5 फीट का है तो प्रतिबिंब भी मेरा कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई क्या होगी? बराबर होगी। और पांचवा क्या हम बताएं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है, सीधा बनता है। और एक क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है समतल दर्पण में। तो ये मेरी विशेषता थी, विशेषता को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक बार हम और बता देना चाहते हैं कि समतल दर्पण से वस्तु जितना ही आगे स्थित होता है प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। मतलब हम समतल दर्पण से 10 फीट दूर स्थित है आगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? दर्पण से पीछे बनेगा 10 मीटर की ही दूरी पर। समझ में आ गया? दूसरा क्या होता है? समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब होता है, मान लेते हैं हम अपना समतल दर्पण में क्या करते हैं? बाएं हाथ को उठा रहे हैं तो हमको दिखेगा दर्पण में कि हम दाएं हाथ उठाए हैं, इसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। चौथा क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है। तो मान लेते हैं हम 5 फीट का है, दर्पण में दिख रहे हैं समतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब भी मेरा कितना फीट का बनेगा? 5 फीट का ही बनेगा। समझ गया? प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो भी समतल दर्पण में बनेगा वस्तु के अपेक्षा सीधा प्रतिबिंब बनता है। हम आगे ही बता दिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब जहां बनेगा माइंड में आना चाहिए
सीधा प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक बात ये होता है, हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में कैसा संबंध है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी में कैसा संबंध है। तो देखिएगा, वस्तु दूरी मतलब देखिए, समतल दर्पण में वस्तु जितना ही आगे स्थित होता है, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। ये देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच कैसा संबंध है। बराबर का संबंध है। कैसे बराबर का संबंध है, हम क्या बताएं कि वस्तु दर्पण से जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनेगा। तो मतलब बराबर हुआ। और हम 10 मीटर की दूरी पर आगे खड़ा है तो समतल दर्पण के, तो पीछे भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब दोनों बराबर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में बराबर का संबंध होता है हमारा समतल दर्पण में। समतल दर्पण में कैसा संबंध होता है, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच में बराबर का संबंध होता है। समझ गए, ये था हमारा विशेषता। और जो हम पॉइंट बताने वाले हैं अभी बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी किसकी फोकस दूरी, समतल दर्पण का। माइंड में रखना है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत। ये दोनों पॉइंट हमारा क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। माइंड में रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। दोनों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत होती है। समझ गए। अब हम लोग चल रहे हैं कि समतल दर्पण पर अगर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा। ये हमारा 2024 में ही कि 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समतल दर्पण पर जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगा तो कैसे टकरा कर जाएगा और कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं कितने डिग्री का एंगल बन सकता है समतल दर्पण पर जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगा तब। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे। तो हम लोग चलेंगे समतल दर्पण पर जब लंबवत प्रकाश पड़ेगा तब। देखिएगा क्या है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। जब समतल दर्पण पर क्या होगा, लंबवत किरण पड़ेगा तब क्या होता है, समझिएगा। ये हमारा समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, जिसका एगो सतह कलई किया होता है और एगो नहीं किया था। देख रहे हैं, एगो सतह कलई किया है, एगो नहीं किया है, तो मेरा समतल दर्पण है। समझ गया। हम क्या कर रहे हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगा। इस तरह एकदम लंबवत प्रकाश की किरण आ रही है, लंबवत किरण आ रही है, एकदम लंबवत किरण आ रही है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। तो ये जो किरण आ रही है आपतित किरण कहलाती है। जैसे बताते हैं, इस तरह हम वहां पर इस तरह बनाए थे कुछ डायग्राम, इस तरह आ रही थी ये किरण, आपतित किरण। और दूसरा बात क्या करते थे, जिस बिंदु पर जिस टकरा कर चली जाती थी और जिस बिंदु पर आपतित किरण कहला आती है उस बिंदु पर हमें क्या खींचते थे, एक लंब खींचते थे। प्रकाश के परावर्तन के नियम में लंब खींचते थे। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर हमें एक लंब चाहिए होता है, अभिलंब चाहिए होता है। तो क्या करते थे कि यहाँ पर देखिएगा, ये आपतित किरण इस बिंदु पर आ रही है तो इस बिंदु पर हमें एक अभिलंब चाहिए। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उस बिंदु पर सबसे पहले हमें एक अभिलंब चाहिए होता है। तो इस बिंदु पर हमें अभिलंब खींचेंगे, तो अभिलंब मतलब एकदम परपेंडिकुलर सीधा, और इस पर हम अभिलंब खींचेंगे तो आप लोग बताइए, इस पर अभिलंब खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, और सीधा जाएगा तो इसी लाइन पर मेरा अभिलंब खींचा जाएगा। इसी लाइन पर, खाली समझने के लिए थोड़ा सा हम हट के खींचते हैं, लेकिन समझना है इसी पर जा रही है, इसी पर अभिलंब है। तो ये बताइए कि ये इस बिंदु पर हम अभिलंब खींच रहे हैं, इस बिंदु पर जब अभिलंब खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इसी पर जा रही है, आपतित किरण पर ही अभिलंब खींचा जा रहा है। तो जब एक किरण के ऊपर दूसरा किरण होता है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा होता है, तो वहां पर एंगल बनता है 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का एंगल। तो अब बताइए, ये अभिलंब हुआ डॉटेड वाला, ये आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री के कोण पर बनाकर आ रही है, 0 डिग्री कोण बनाते हुए आ रही है। तो अब बताइए टकराकर कितने डिग्री के कोण पर जाएगी, 0 डिग्री के ही
कोण पर जाएगी। क्यों कही जाएगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आती है उतना ही कोण बनाते हुए टकरा कर भी जाती है। तो ये देख रहे हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है, तो टकरा कर कितने डिग्री पर जाएगी? 0 डिग्री पर। मतलब टकरा कर किस पर जाएगी तो हमें 0 डिग्री बनेगा। हम बताएं कि एक दूसरे पर होता है तो 0 डिग्री, मतलब टकरा कर जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चली जाएगी तो हमारा 0 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ गए? एक बार और समझाना चाहते हैं कि ये मेरा समतल दर्पण है, आ रही है किरण, इस बिंदु पर हमें एक अभिलंब चाहिए है, अभिलंब खींच देंगे तो आपतित किरण पर ही मेरा अभिलंब चक जा रहा है। जब एक दूसरे के ऊपर होता है तो वहां पर 0 डिग्री का एंगल बनता है, तो मेरा 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आ रही है। तो अब बताइए टकराकर कितने डिग्री पर जाएगी? 0 डिग्री के कोण पर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि मेरा परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आ रही है, कितना कोण बनाते हुए आ रही है तो उतना ही टकरा कर जाएगी। दूसरे भाषा में हम कहते हैं आपतन कोण किसके किसके बीच बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाकर 0 डिग्री से आ रही है, मतलब 0 डिग्री होगा आपतन कोण। तो परावर्तन कोण का भी मान तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि टकराकर उसी पथ पर जाएगी तो मेरा 0 डिग्री हो जाएगा। तो टकराकर कितने डिग्री पर आएगी? भी 0 डिग्री पर, टकराकर भी जाएगी 0 डिग्री पर। तो ये क्वेश्चन 2023 में या 24 में पूछा गया था कि समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो टकराकर कितने डिग्री के कोण पर जाएगी? तो 0 डिग्री के कोण पर जाएगी। समझ गए? 0 डिग्री के कोण पर जाएगी। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत ही फेमस टॉपिक है, इसको माइंड से नहीं निकलने देना है, बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। समझ गए कि समतल दर्पण पर जब लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो टकराकर 0 डिग्री पे जाएगी, पुनः उसी पथ पर चली जाएगी। कौन सा पथ पर? जिस पथ पर आई थी उसी पथ पर चली जाएगी लौट के। आई भी 0 डिग्री पर, जाई भी 0 डिग्री पर। समझ गए? अब हम लोग चलते हैं कुछ बारे में, प्रतिबिंब के बारे में जानने कि प्रतिबिंब होता क्या है और प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो समझिए प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब का प्रकार समझिए कि प्रतिबिंब का प्रकार क्या होता है। समझिएगा, प्रतिबिंब हेडिंग दीजिए, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हेडिंग है। समझिए प्रतिबिंब होता क्या है। स्रोत का मतलब हम बताए थे आप लोगों को, जिससे हमें प्रकाश मिलती है या जिस चीज से हमें सामान मिलती है उस सामान का वह वस्तु स्रोत कहलाती है। समझ में आ गया? जैसे हम बात करें ये मेरा मार्कर काम कर रहा है हमको पढ़ाने में, आप लोग को पढ़ाने में, आप लोग को ये मेरा मार्कर हेल्प कर रहा है। तो यह हमें क्या दे रहा है? आप लोग को हेल्प करने के लिए ये काम कर रहा है मेरा, मतलब ये मेरा मार्कर मेरा क्या हो जाएगा? स्रोत हो जाएगा, स्रोत हो जाएगा। उसी तरह प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, टॉर्च होता है, मरकरी जैसे लाइट होता है, टॉर्च होता है, वो सब क्या होता है? मेरा स्रोत होता है, प्रकाश का स्रोत। तो हम लोग क्या जैसे प्रैक्टिकल से आप लोग बताते हैं, इमेज करिएगा। मान लेते हैं ये हाथ में मेरा लेजर लाइट है और यहाँ पर हम दर्पण रखे हुए हैं, ये मेरा दर्पण है, ये मेरा लेजर लाइट है। हम लेजर लाइट को जब बारेंगे दर्पण पर तो दर्पण से टकरा कर आ जाएगा, दर्पण से टकरा कर आ जाएगा। बारेंगे इस पर, ये मान लेते हैं मेरा दर्पण है, ये लेजर लाइट है, बारेंगे टकरा कर आ जाएगा। तो क्या हुआ? इससे प्रकाश निकल रही है, मतलब प्रकाश का स्रोत मेरा मार्कर कर रहेगा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो मेरा क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। एक बार और, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण, मतलब मान लेते हैं किसी बिंदु स्रोत से किरण आ रही है, दर्पण से टकरा रही है, किसी बिंदु पर मिलेगी या नहीं मिलेगी तो उसको बरियाई हम मिलाएंगे, मतलब प्रतीत कराएंगे। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मेरा क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। समझिएगा, प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती
हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब समझ में आ गया कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मेरा क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब को हमारा दो बराबर भाग में बांट दिया गया है कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहने से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम वास्तविक रूप बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। क्या बनेगा? एकदम 100% सीधा बनेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब होता है कि वैसा इस तरह कि किसी बिंदु स्रोत से आती, इसी में से काट कर आपको लिख देना है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो कि वैसा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या कहलाती है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगर वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब एक हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब का मतलब होता है बस महसूस करना, प्रतीत होना। काल्पनिक प्रतिबिंब अगर जहां पर भी हम डॉटेड लाइन दर्शा दें तो समझ जाइएगा बस हम लोग अनुभव कर रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से सूचित किया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि वैसा प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी क्या होगी? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। और जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी तो क्या कहलाएगी? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में कुछ पॉइंट याद करना है जो हमें अंतर लिखने में काम आएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो क्या कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या करते हैं? पर्दे पर उतार सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है। वस्तु के अपेक्षा सीधा कैसा होता है? वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता। हम क्या कहें कि काल्पनिक प्रतिबिंब को बस अनुभव करते हैं, उसको नहीं हम लोग उतार सकते हैं पर्दे पे। तो क्या करेंगे कि पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो ये हुआ वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तव में मिलेगी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगी। वास्तविक प्रतिबिंब में और क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो क्या होता है? वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है? सीधा होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो आज ये क्लास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? होमवर्क यह है कि
वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है अपने से। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब बहुत ही ईजी है। वास्तविक प्रतिबिंब का एक डेफिनेशन लिख दीजिएगा, एक काल्पनिक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये था मेरा अंतर। तो अंतर आप लोगों को अपने से लिखना है। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो आज का क्लास बहुत ही वीवीआई था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो आज के क्लास मतलब 5 मार्क्स, आज के क्लास आप लोगों को 5 मार्क्स दिया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। तो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छे से बहुत समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि और हम वीडियो डालें तो आप लोग पर सबसे पहले वो वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है डायरेक्ट नोट्स का, उस पर क्लिक कीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा। और एक बात और कि हम इस चैनल पर, जो ये चैनल है AK ब्राइट एकेडमी, इस पर हम पूरे 10th का पूरे सब्जेक्ट का हम वीडियो डालने वाले हैं। आप लोग अपने घर से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाली जो मतलब 2025 का एग्ज़ाम है, ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा मार्क्स देगा। तो आगे वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं आप लोग के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू।